अबीरा भी रुखसत होकर फुरकान की हमराही में अम्मा जी के घर आ चुकी थी। सब बहनें खुश थी कि चलो दूसरी नौकरानी तो आई। इरफान तो दूसरी शादी से साफ इनकार कर चुका था, इसलिए आजकल फुरकान सबकी आंखों का तारा बना हुआ था। सारी बहनें इससे मोहब्बत जता रही थी ताकि अब फुरकान को अपने इशारों पे नचवा सके, लेकिन वो फुरकान था, इरफान नहीं। फुरकान ने साल भर शब्बो से कलाम तक नहीं किया था, लेकिन शादी के मौके पर शब्बो इसके गले रख के टस से बहाने लगी। जो होना था वो हो चुका है फुरकान, बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, फिर भी माफ़ी मांग रही हूँ। फुरकान ने ना हाँ की ना ही ना बस चुप रहा। अजला रूसी में दाखिल होते हुए सोच चुका था कि अब इसे घर वालों के साथ रहना कैसे है और अपनी बीवी को कैसे रखना है, जो ज़्यादती एक मासूम सी लड़की पर वो कर चुके थे। इस गलती को वो दोहराना नहीं चाहता था। सामने अबीरा दुल्हन बनी नर्वस सी बैठी थी, वो भी खामोश तबीयत सी लड़की लग रही थी, तेज तरार सी नहीं थी। वो उसके सामने बैठ गया, इसके दुल्हनापे के हुसीन रूप को देखने लगा जो इसका हक था। माशाल्लाह से हुस्न का तो गज़ब का पाया है तुमने। फुरकान की तारीफ़ कुछ अजीब सी कही थी, शर्म से चेहरा लाल अनार हुआ था, गर्दन भी मज़ीद झुक गई थी, नज़रें उठाना तो और भी मुश्किल था। अब तुम इतना शर्माओगी तो हम बातचीत कैसे शुरू करेंगे? फुरकान ने मुस्कुराकर इसे छेड़ा था। आप कहें मैं सुन रही हूँ, अबीरा ने मिनमिनाते हुए कहा, लेकिन मेरा मूड तो ये है कि तुम कहो और मैं सुनूँ। चलो पहले तुम बताओ क्या लगता है तुम्हें, मैं क्या बात करूँगा तुमसे, अपनी फैमिली के बारे में क्या नसीहत करूँगा? फुरकान इसकी सोच को जानना चाहता था। अबीरा बड़ी मुश्किल में पड़ गई थी। एक अजीब-सा सवाल था, क्या जवाब दे सकती थी? ना इसे जानती थी, ना पहले कभी बातचीत हुई थी। फिर क्या कहती, वही सुनी-सुनाई बातें ही होनी थी जो तकरीबन मर्द हज़रात ऐसे मौक़ा पर करते हैं। अबीरा ने गला खंका कर फिर धीरे से बोलना शुरू किया, मैं आपकी वालिदा की खिदमत करूँगी और कोशिश करूँगी आपकी बहनों को भी मुझसे शिकायत ना हो, और खाना भी मुझे अच्छा बनाना आता है। समझ नहीं पा रही थी कि मज़ीद क्या कहे, अपने मियाँ मिट्ठू बनना मुश्किल में डाल रहा था। अबीरा को तो लगा था ज़्यादातर मर्दों की तरह ये सब बातें फुरकान इसे बताएगा और इसे बस इस बात में सर हिलाना पड़ेगा। फुरकान बड़े गौर से इसकी बातें सुन रहा था। हँसी रोक रहा था, फिर कुछ संजीदा होकर बोला, तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, मेरे घर वालों से। अबीरा ने इस बात में बरजस्ता सा देखा था, आपसे। बस फिर तुम पर सिर्फ एक फ़र्ज़ आयद होता है, तुम वही करोगी जो मैं तुमसे कहूँगा। मेरी माँ की खिदमत तो मुझ पर फ़र्ज़ है, मैं जानूँ वो जाने, मेरी बहनों की ज़िम्मेदारी भी तुम्हारे ज़िम्मे नहीं। अगर करोगी तो वो मुझ एहसान होगा या इन पर, ऐसे ही मेरे भाई भी। मैं तुम्हारे बहुत सारे एहसानात लेना नहीं चाहता अबीरा, इसलिए बेहतर ये है कि तुम सिर्फ़ मेरी फ़र्माबरदारी करो जो तुम पर फ़र्ज़ है। अगर अम्मा जी और शब्बो आपा की बातों पर अमल करोगी तो मेरे लिए तुमसे आए दिन लड़ाई झगड़े ही होते रहेंगे। अगर तुम्हें अम्मा जी और शब्बो आपा की नज़र में अच्छी बहू और अच्छी भावच बनना है तो तुम जान भी गँवा दो तब भी नहीं बन पाओगी। फिर भी फ़ैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ अबीरा, या अच्छी बीवी या फिर अच्छी बहू और भाभी। फुरकान की बातें बिल्कुल अलग सी थी। अबीरा के लिए शौक अहम नहीं था, बाकी सब बाद में गिनती में आते थे, इसलिए इसी को अहमियत भी थी। मेरे लिए आपका हुक्म अव्वल दर्जा रखता है, अबीरा ने धीमे लहजे में जवाब दिया था। फुरकान ने सुकून भरी सांस ली थी। फुरकान को अबीरा भी शिज़ा जैसी लगी थी, इसलिए नहीं चाहता था कि इसे माँ बहन के भेंट चढ़ाए। इससे पहले अम्मा जी और शब्बो इसके दिमाग में अच्छी बहू के कसीदे भरे, इसे अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करे, बेहतर था कि वो इससे ही अच्छी तरह समझा दे। फुरकान ने जेब से अंगूठी निकाल कर इसका हाथ थाम कर इसे पहनाई थी। शादी गुजरने के बाद मौका देकर अफ़ीरा ने ज़ियान को अपने नंबर से कॉल की थी। अफ़ीरा की आवाज़ सुनकर वो मुस्कुरा पड़ा था। इसे 80% यकीन था कि इसे अफ़ीरा फ़ोन ज़रूर करेगी, और वही हुआ था। ज़ियान, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, अफ़ीरा ने धीरे लहजे में कहा। ज़ियान अफ़ीरा की चिकनी चपड़ सी बातों में अब आने वाला नहीं था। इस बार तो इसे पक्के सबूत के साथ नोवेल के सामने लाना चाहता था। सब बातें छोड़ो अफ़ीरा, बस एक जवाब दे दो, नोवेल में ऐसी क्या खूबी थी जो तुमने इसे मुझ पर फ़ौक़ियत दी? ये सवाल ऐसा था जिसने पिछले कई दिनों से ज़ियान की नींदें हराम कर रखी थी। मैं मजबूर हो गई थी, अब्बा ने हाँ कर दी थी मुझसे पूछे बगैर। ये झूठ है फ़ी, सच बता दो तो मैं तुम्हें अभी अपना सकता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो दुबई से इतनी दौलत कमा कर लाया हूँ। ज़ियान सच सुनना चाहता था, बस मेरी अकल पर पर्दे पड़ गए थे। ज़ियान गलती कर बैठी थी, रिश्ता तो अबीरा के लिए आया था, लेकिन नौफिल की गाड़ी देखकर मेरी नीयत बदल गई। मुझे लगा का कोई रईस, बस मैं बहक गई थी। मुझे माफ़ कर दो ज़ियान, आवाज़ में नमी की आमिज़श लाकर वो बात कर रही थी।
معاف تو میں نے کر دیا تھا ایفی، آخر تم سے محبت جو کرتا ہوں لیکن خود غرض نہیں ہوں، جو تمہارا بسا بسایا گھر برباد کر دوں۔ تم خوش تو ٹھیک ہے، میرے لیے یہی کافی ہے، میری کیا ہے، گزر ہی جائے گی۔ زیان افیرہ کا اگلا جواب بھی جانتا تھا لیکن کانوں سے سننا چاہتا تھا۔ خواہ خوش ہوں، تمہارا دل دکھانے کی سزا بھگت رہی ہوں۔ نوفل کو مجھ سے ذرا محبت نہیں ہے، بہت ظلم کرتا ہے، مجھ پر ہاتھ اٹھاتا ہے، مارتا ہے، پٹتا ہے۔ تمہیں کیا خبر تمہاری ایفی کیسی اذیت ناک زندگی جینے پر مجبور ہے۔ افیرہ کے پاس نہ بہانوں کی کمی تھی، نہ جھوٹے قصے کہانیوں کی۔ اوف، میرا دل پھٹنے لگا یہ سب سن کر۔ ایفی، بہت ہو چکا ہے، میں تمہیں یہ ظلم برداشت کرتے ہوئے عزت سے کر یوں زندگی گزارتے نہیں دیکھ سکتا۔ میں ایک فلیٹ ساحل سمندر کے سامنے خرید چکا ہوں، بس نوفل نامی جلاد سے تم جان چھڑا لو، پھر ہم ساہم ہوں گے اور ہماری محبت زیان کی باتوں کے سحر میں آ چکی تھی کیونکہ لگژری لائف ملنے والی تھی۔ لیکن مجھے طلاق کیوں دے گا؟ وہاں مجھ پر چھوڑ دو، جب سے تمہیں دیکھا ہے تڑپ رہا ہوں تم سے ملنے کو، اور پھر تمہیں اپنا فلیٹ بھی تو دکھانا ہے۔ بس جلدی سے ملاقات کا کوئی بہانہ ڈھونڈو، مجھ سے رہا نہیں جا رہا۔ ایفی، زیان کی بہادری دیکھا وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ میں کل ہی تم سے ملنے آ جاتی ہوں۔ افیرہ نئے فلیٹ کو دیکھنے کے لیے مشتاق ہوئی تھی، آنکھیں چمکی تھی۔ وہ سب ٹھیک ہے ایفی، لیکن میں شادی کے بعد تمہارا بچہ بالکل نہیں پالوں گا، رہ سکوں گی اپنے بچے کے بنا؟ کسی ماں سے اس کی اولاد کو چھیننے کا مجھ میں حوصلہ نہیں ہے۔ تمہارے لیے جب نوفل کو چھوڑ سکتی تو ولی کیوں اپنے ساتھ رکھوں گی؟ جس کی اولاد ہے وہی سنبھالے گا۔ افیرہ تو ہر بات پہ راضی ہوئی تھی۔ کل میری پسند کا کلر پہن کر آنا ایفی، تمہارے ساتھ کل کی ملاقات مجھے یادگار بنانی ہے۔ سمجھ تو رہی ہو نا میری بات کو، کیا چاہتا ہوں؟ دبے لفظوں میں چھپی بے باکی وہ اچھی طرح سے جان چکی تھی۔ میں جانتی ہوں تم میری محبت سے سیراب ہونا چاہتے ہو، بالکل پور تمہاری محبت میں بھیگنا چاہتا ہوں۔ کاش یہ کل کا سورج جلد ہی طلوع ہو جائے۔ زیان پوری طرح سے جال پھیلا چکا تھا، افیرہ پھنس بھی چکی تھی۔ بات زیان کی محبت کی نہیں تھی، بات بڑے سے فلیٹ کی تھی، 20 لاکھ کی گاڑی کی تھی، عیش و عشرت کی تھی۔ اگلے روز زیان کے بتائے ہوئے پتے پر وہ خود سے پہنچی تھی۔ ساحل سمندر کے سامنے بنے جدید قسم کے فلیٹ زیادہ تر خالی تھے، نئی تیار بلڈنگ لگ رہی تھی۔ مطلوبہ فلیٹ پر پہنچ کر افیرہ نے ڈور بیل دی، دروازہ زیان نے ہی کھولا تھا۔ سامنے سے اپنے پسندیدہ لباس میں دیکھا، اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ اندر آؤ نائفی، زیان پیچھے ہٹ گیا تھا۔ افیرہ اندر آ گئی۔ خوابوں جیسا محل نما فلیٹ تھا، سفید ٹائلز پورے گھر میں لگی ہوئی تھی۔ ایک بہت بڑا تو لاؤنج تھا، دائیں بائیں 3 کمرے تھے، وہ بھی بہت بڑے اور کشادہ۔ عجیب بات یہ تھی کہ فلیٹ پورا ڈیکوریٹ تھا۔ تم نے گھر تو سجایا بھی کیسے زیان؟ ابھی کل ہی تو خریدا تھا، افیرہ نے متحیر ہو کر پوچھا۔ ہاں، کل سے ہی سجا ہی تو رہا ہوں، تمہیں کیا خبر مجھے تمہیں پانے کی کتنی آرزو ہے؟ زیان نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا، اس سے پہلے کہ افیرہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتی، جھٹکے سے کسی نے افیرہ کا ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ افیرہ نے بے ساختہ سامنے دیکھا تو نوفل کھڑا تھا۔ افیرہ کا تو سانس تھم سے رہ گیا تھا۔ نوفل، افیرہ کے پیروں کے نیچے زمین کھسکی تھی۔ ایفی، تمہیں اس شخص سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، سچ کہہ دو اس کے سامنے تاکہ اسے یقین آ جائے۔ زیان افیرہ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ نوفل نے غصے سے زیان کا گریبان پکڑ لیا۔ کمینے دوست کے روپ میں بھیڑیے اس لیے مجھے یہاں لائے تھے؟ میری بیوی کو ورغلانے کی کوشش کر رہے تھے؟ یو فول! نوفل نے زیان کو بری طرح سے جھنجھوڑنا شروع کیا تھا۔ افیرہ یہ سب دیکھ کر حواس پختہ ہوئی تھی۔ نوفل، یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ چھوڑے اسے۔ افیرہ نوفل کے ہاتھوں سے زیان کا گریبان چھڑوانے لگی۔ ہٹو پیچھے افیرہ، آج یہ مجھ سے زندہ نہیں بچے گا۔ کمینہ مجھے بہکا رہا تھا کہ میری بیوی اس سے محبت کے پیچھے لڑتی رہی ہے، مجھ سے طلاق چاہتی ہے۔ کمینہ، جھوٹا مکار! نوفل غصے میں اندھا ہو چکا تھا، زیان کا گلا دبانے لگا۔ افیرہ کی حالت یہ دیکھ کر ابتر ہوئی تھی، اس نے بڑی مشکل سے زیان سے اس کا گلا چھڑوایا تھا۔ جھوٹ نہیں ہے یہ، میں محبت کرتی ہوں زیان سے۔ نوفل سن کر وہیں شدید سا ہو کر وہیں کھڑا رہ گیا، پھر افیرہ کے پاس آیا۔ زیان اپنا اکھڑا ہوا سانس بحال کر رہا تھا، کھانس بھی رہا تھا۔ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ ہوش میں تو ہو تم؟ جیسے جیسے نوفل ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھا رہا تھا وہ اپنے قدم پیچھے لے رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے طلاق چاہیے آپ سے۔ نوفل بے یقین سا تھا۔ افیرہ، تم پاگل ہو گئی ہو؟ میری بیوی ہو، میری ولی کی ماں ہو، کیسے کسی اور کے ساتھ؟ نوفل کا تو سر چکرا گیا تھا۔ میں شادی سے پہلے زیان کو چاہتی تھی نوفل، 5 سال ہم نے ایک دوسرے سے محبت کی ہے، بس مجبوراً آپ سے شادی کرنا پڑی۔ وہ ہر بات کا خود اعتراف کر رہی تھی۔ نوفل نے اس سے بازو پکڑا۔ محبت میں نے بھی تم سے کی ہے، شادی سے پہلے تم نے کیا کیا
نہیں کیا مجھے نہیں جانا، میں صرف یہ جانتا ہوں تم میری بیوی ہو، میرے بچے کی ماں ہو، جو غلطی شادی سے پہلے کر چکی ہوں میں معاف کر دوں گا افیرا، لیکن طلاق نہیں دے سکتا۔ نوفل اس کے قریب آ کر ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، شاید اس کا آخری ضبط تھا، مجھے طلاق چاہیے نوفل، میرے ساتھ گھر چلو، میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑ سکتا، میری عزت ہو تم۔ نوفل نے اسے اپنے ساتھ باہر لے جانا چاہا، جب زیان سے کی گئی موبائل پر بات اسپیکر پر چلنے لگی، زیان میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، سب باتیں چھوڑو افیرا، بس ایک جواب دے دو، نوفل میں ایسی کیا خوبی تھی جو تم نے اس پر مجھ پہ فوقیت دی؟ میں مجبور ہو گئی تھی، ابا نے ہاں کر دی تھی مجھ سے پوچھے بغیر۔ یہ جھوٹ ہے فی، سچ بتا دو، میں تمہیں ابھی اپنا سکتا ہوں، تمہارے لیے تو دبئی سے اتنی دولت کما کر لایا ہوں، بس میری عقل پر پردے پڑ گئے تھے، زیان غلطی کر بیٹھی تھی، رشتہ تو ابیرہ کے لیے آیا تھا، لیکن نوفل کی گاڑی دیکھ کر میری نیت بدل گئی، مجھے لگا ہوگا کوئی رئیس، بس میں بہک گئی تھی، مجھے معاف کر دو زیان۔ معاف تو میں نے کر دیا فی، آخر تم سے محبت جو کرتا ہوں لیکن خود غرض نہیں ہوں، جو تمہارا بسا بسایا گھر برباد کر دوں، تم خوش ہو تو ٹھیک ہے، میرے لیے یہی کافی ہے، میری کیا ہے گزر رہی ہے گزر ہی جائے گی، خواہ خوش ہوں، تمہارا دل دکھانے کی سزا بھگت رہی ہوں، نوفل کو مجھ سے ذرا محبت نہیں ہے، بہت ظلم کرتا ہے، مجھ پر ہاتھ اٹھاتا ہے، مارتا ہے پیٹتا ہے، تمہیں کیا خبر، تمہاری افی کیسی اذیت ناک زندگی جینے پر مجبور ہے۔ اف، میرا دل پھٹنے لگا یہ سن کر، افی بہت بہت ہو چکا، میں تمہیں یہ ظلم برداشت کرتے ہوئے سے تک کے یوں زندگی گزارتے نہیں دیکھ سکتا، میں ایک فلیٹ ساحل سمندر کے سامنے خرید چکا ہوں، بس نوفل نامی جلا سے تم چھٹکا جان چھڑا لو، پھر ہم ہوں گے اور ہماری محبت، لیکن وہ مجھے طلاق کیوں دے گا، وہ مجھ پر چھوڑ دو، جب سے تمہیں دیکھا ہے تڑپ رہا ہے تم سے ملنے کو، اور پھر تمہیں اپنا فلیٹ بھی تو دکھانا ہے، بس جلدی سے ملاقات کا کوئی بہانہ ڈھونڈو، مجھ سے رہا نہیں جا رہا افی، میں کل ہی تم سے ملنے آ جاتی ہوں۔ وہ سب ٹھیک ہے فی، لیکن میں شادی کے بعد تمہارا بچہ بالکل نہیں پالوں گا، رہ سکوں گی اب کے بچے کے بنا، کسی ماں سے اس کی اولاد کو چننے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں، تمہارے لیے جب نوفل کو چھوڑ سکتی تو ولی کو کیوں اپنے ساتھ رکھوں گی، جس کی اولاد ہے وہی سنبھالے گا، کل میری پسند کا کلر پہن کر آنا ہے فی، تمہارے ساتھ کل کی ملاقات مجھے یادگار بنانی ہے، سمجھ تو رہی ہو نا میری بات کو، کیا چاہتا ہوں، میں جانتی ہوں تم میری محبت سے سیراب ہونا چاہتے ہو، بالکل پور تمہاری محبت میں بھیگنا چاہتا ہوں، کاش یہ کل کا سورج جلد ہی طلوع ہو جائے۔ موبائل پر ہونے والی گفتگو سن کر نوفل نے افیرا کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا، پھر دوبارہ اس پہ نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، اکیلا ہی وہاں سے باہر نکل گیا۔ نوفل آفس میں تھا جب اسے مائرہ کی کال آئی تھی، نوفل میں 3 دن کے لیے آفرین کے گھر جانا چاہ رہی تھی، کب سے وہ مجھے بلا رہی ہے، میں ہی ٹالے جا رہی تھی، آئزہ کو بھی اسکول سے چند دن کی چھٹی ملی ہے، وہ بھی ضد کر رہی تھی جانے کی، ہاں تو بھابھی آپ چلی جائیں، اچھا دل بہل جائے گا آپ کا بھی اور بچوں کا بھی، وہ تو ہے لیکن ولی اداس ہو جائے گا، 3 دن کی تو بات ہے بھابھی، آپ جائے، کل ولی کو بھی اس کے ننیال چھوڑ آؤں گا، افیرہ بھی کب سے میکے رہنے نہیں گئی، ابیرہ کی شادی پر بھی بس فنکشن ہی اٹینڈ کیے تھے۔ نوفل اپنی فائل بھی ساتھ چیک کرتے ہوئے جواب دیا تھا، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، پھر آفرین سے کہہ دیتی ہوں کہ ڈرائیور بھیج دے، خدا حافظ، مائرہ نے فون رکھ دیا تھا، افیرہ سے بھی کہہ دے کہ وہ آفرین کے گھر جا رہی ہے، لیکن جب آفرین کا ڈرائیور لینے پہنچ گیا تو ولی بھی آئزہ کی گود میں چڑھ گیا، آپ ہی شاد جاؤں گا، 1.25 سال کا ہو گیا تھا لیکن باتیں ساری کرنے لگا تھا اور زیادہ پیار آئزہ سے تھا، وہ بھی اسے گود میں اٹھائے پھرتی تھی، مما ولی کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں، آئزہ نے بھی اسے گود میں لیے چپتے ہوئے کہا، نہیں آج اپنی ماں کے بغیر تھوڑی رہ سکتا ہے، رات کو ضد کرے گا، کون چھوڑنے آئے گا اسے واپس، چچی چچی پکارے گا تو نہیں ضد کرتا، بھابھی آپ کے ساتھ اکثر تو سو جاتا ہے، لے جائیں اسے بھی ساتھ، ورنہ پیچھے سے میری جان کھاتا رہے گا، افیرہ تو یہ سن کر خوش ہوئی تھی کہ مائرہ آفرین کے گھر جا رہی ہے، اب تو پرسکون ہو کر زیان سے مل سکتی تھی، ورنہ مائرہ سے بہانے تراشنے پڑتے اور ولی کی موجودگی میں وہ اکیلی زیان سے مل بھی نہیں سکتی تھی، ولی کو بھی اپنے ساتھ لے جانا پڑتا اور یہ بات شاید زیان کو اچھی نہ لگتی، اس وقت وہ زیان کو کوئی ناراضگی نہیں چاہتی تھی، سوچ لو افیرہ، میں 3 دن کے لیے جا رہی ہوں، ولی کے بغیر کیسے رہو گی تم، چین کیسے آئے گا تمہیں، مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا کہ میں یوں ولی کو لے کر جاؤں، مائرہ کا دل نہیں مان رہا تھا، بھابھی آپ بنا بہت سوچتی ہیں، لے جائیں اسے بھی ساتھ، ویسے بھی آئزہ اور منی کے بنا یہ رہتا کب ہے، افیرہ کو ہی جب فکر نہیں تھی تو مائرہ کیا کر سکتی تھی، ٹھیک ہے لیکن اگر تم اداس ہو جاؤ تو نوفل سے کہہ دینا آ کر لے جائے اسے، مائرہ کا دل کو ابھی بھی چین نہیں آ رہا تھا، ولی تو چھوٹا تھا، شاید بچوں میں رہ کر بہل بھی جاتا، لیکن افیرہ تو ماں تھی، بچوں کے بغیر
बगैर तो घर काटने को दौड़ता है, माँ को चैन ही कब आता है। हाँ हाँ बोल दूंगी, आप चाहें भी। मायरा से ज़्यादा जल्दी अफीरा को इसे भेजने की थी। मायरा के जाते हुए जल्दी से तैयार हुई थी। एड्रेस इसके फ़ोन पर आ चुका था जहाँ इसे जियान से मिलना था। आज नौफिल की पहनाई हुई सारी ज्वेलरी इसने उतार कर दराज में रख दी थी। यहाँ तक कि रुना एक ही आंख कंगन भी पहनी थी, तो जियान की दी गई चेन मंगनी की पहनाई गई। इसकी अंगूठी जो रिश्ता टूटने के बाद ना जियान ने मांगी थी ना अफीरा ने दी थी। अपना सारा जेवर वो मैके से ले आई थी। यहाँ तक कि जियान के दिए गए तवाइफ भी जो वो इन 5 सालों में अफीरा को वक्तन वक्तन इसे दे चुका था। तकरीबन सभी तवाइफ अफीरा की पसंद के थे और कीमती थे। आज बड़ी मुद्दत बाद फुर्सत से तैयार हुई थी। खुद को मजिन करने में अफीरा ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आंखों के सामने बस एक खूबसूरत सा अपार्टमेंट था जो उसे देखने की शिद्दत से ख्वाहिश थी। साहिल समंदर के हसीन नज़ारे थे और वहाँ एक बंगले नुमा फ्लैट, हर वक्त तारीफों के पुल बांधने वाला जियान। और क्या चाहिए था इसे? ऐसा ख्वाब तो वो मुद्दतों से देखती आ रही थी। पहले छोटे से इलाके के दरबे-नुमा घर में छोटे बहन-भाइयों के जंजालपुरे से निकलने के लिए तो इसने ज़ियान को फांसा था। जब इसने स्कूल ज्वाइन किया था, वहाँ मौजूद दूसरी टीचर से इसे मालूम हो चुका था कि मौफू अकलौते हैं, मतलब ससुराल के नाम पे सिर्फ सास-ससुर ही मिले थे, ना नंदे थी ना ही देवर। लेकिन जब नौफल की गाड़ी देखी तो ज़ियान के माँ-बाप की आँखों में दिल जलने वाली रेत की तरह चुभने लगे थे। माहिरा को देखकर समझ गए थे कि ये बेबसी औरत है, इसलिए अपनी मर्ज़ी चला सकती है। तैयार होकर खुद पे एक दायरा नज़र डालकर फ़िलहाल वो ज़िया से मुलाकात करने गई थी, ज़रा ख्वाब बनने के इरादे से। लेकिन ज़ियान को अफ़ीरा को पाने की जल्दी थी। अफ़ीरा की सोच के मुताबिक जभी इसने नौफ़िल को भी वहाँ बुला लिया। नौफ़िल शायद अफ़ीरा की गलती को माफ़ भी कर देता, शादी से पहले मोहब्बत का हो जाना शायद दरगुज़र कर जाता। लेकिन जो टेलीफ़ोन पर बातें और इन दोनों की सुन चुका था, इतना भी कम ज़र्फ़ नहीं था कि अब इसे अपनाता। नौफ़िल के बाहर जाते अफ़ीरा ने गहरी लंबी सांस ली थी। शुक्र है खुदा का, सब कुछ बड़ी आसानी से हो गया। ज़ियान, मुझे तो लगा था कि तुम सब कुछ धीरे-धीरे से करोगे, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत की तो मैं कायल हो गई हूँ। तुम्हें मुझे पाने की इतनी जल्दी थी कि तुमने आनन-फानन ही सब कर दिया। अफ़ीरा के चेहरे पे अलग सी चमक थी। ज़ियान जितना हैरान होता इतना कम था। ज़रा अफ़सोस नहीं था अफ़ीरा को अपने किए पर, ना अपने घर टूटने का, बस शौहर और बच्चा छूटने का। औरत का ये रूप ज़ियान के लिए अनोखा था। शादी से पहले की जाने वाली मोहब्बतें शादी के बाद दम तोड़ जाती हैं। अगर औलाद हो जाए तो औरत अपने घर और बच्चे की खातिर ज़ालिम शौहर के साथ भी उम्र गुजार लेती हैं ताकि बच्चा दर-बदर ना हो जाए। लेकिन ये कैसी औरत थी, ना घर की परवाह थी, ना शौहर की और बच्चे की फ़िक्र, और ज़ियान से मोहब्बत भी नहीं थी, वरना इसे पाना तो अफ़ीरा के लिए बेहद आसान था। अफ़ीरा के नज़दीक बस एक चीज़ अहमियत की हामिल थी, वो थी लालच। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ठीक ही कहा था नौफ़िल ने कि लालची औरत का पेट कभी नहीं भरता। वो हमेशा भूखी नज़र आती, चाहे जितना मर्ज़ी इसे मिल जाए, इसकी तम कभी ख़त्म नहीं होती। बड़े तासुर से ज़ियान ने अफ़ीरा को देख रहा था, चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए ज़ियान को देख रही थी। कैसी मोहब्बत इफ़ी, कौन-सी मोहब्बत? मेरी मोहब्बत तो इसी दम तोड़ चुकी थी जब तुमने मुझे छोड़कर नौफ़िल से शादी कर ली थी, और मेरे सामने इस बात का इतराफ़ भी किया था। इसी दिन मर गया था वो ज़ियान जिसने टूट कर चाहा था तुम्हें। ये सुनकर अफ़ीरा के होश उड़े थे। वो मुतहर सी ज़ियान के नज़दीक आई। ज़ियान, ये क्या मज़ाक कर रहे हो तुम? देखो यूँ मत कहो। अफ़ीरा हवास पख्ता सी हुई थी। मज़ाक? कौन-सा मज़ाक? तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे मज़ाक करूँगा? ज़ियान के संजीदा लहज़े पर अफ़ीरा की जान लबों पर आई थी। ज़ियान, तुमने खुद कहा था तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। गले में इतनी गिरे थी कि अफ़ीरा के मुँह से फ़िक्रे भी टूट-टूट कर अदा हो रहे थे। ओह कम ऑन इफ़ी, ये चाहत मोहब्बत सब किताबी बातें हैं, किताबों में ही अच्छी लगती हैं। बात सिर्फ़ इतनी सी, इंसान हमेशा बेहतर से बेहतरीन की तरफ लपकता है। क्यों, कुछ याद आया इफ़ी? तुम्हारे अदा किए हुए जुमले हैं, ज़ियान ने बेगानगी दिखाते हुए कहा। अफ़ीरा के अंदर घुटन सी होने लगी थी। अपनी सारी कश्तियाँ वो जला चुकी थी। वापसी का दर बंद था, और जो आगे था वो भी इसका होने को तैयार नहीं था। टिप-टिप आँसू आँखों से बहने लगे। नहीं ज़ियान, तुम मेरे साथ यूँ नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारे लिए नौफ़िल को छोड़ा, अपने बच्चे, ये कहते इसके आँसू से सिसकियों की शक्ल इख्तियार की थी। अपने वली के बारे में नहीं सोचा, और तुम कह रहे हो कि कौन-सी मोहब्बत? नहीं, नहीं ज़ियान, मैं मर जाऊँगी, कहाँ जाऊँगी? वो ज़ियान के करीब आकर बोली। लेकिन ज़ियान ने इसे हल्का-सा पीछे धकेल दिया ताकि फ़ासला बरकरार रहे। झूठ मत बोलो इफ़ी, मेरी वजह से नहीं, ना ही मेरी मोहब्बत की वजह से। अपनी अंधी लालच की वजह से तुमने छोड़ा ये सब कुछ। अगर तुम्हारी याददाश्त काम कर रही है तो याद करो, मेरी मंगेतर रह चुकी हो तुम। अगर मुझसे मोहब्बत करती तो आज नौफ़िल के बजाय मेरी बीवी होती। ज़ियान गुस्से से हर लफ्ज़ जमा कर इसे कड़वे सर से आगाह कर रहा था, और वो गुमसुम तस्वीर बनी सुन रही थी, रो रही थी। नौफ़िल को तुमने मुझ पर फ़ौक़ियत सिर्फ़ इस गाड़ी की देखकर की थी, और आज मेरी बड़ी गाड़ी और ये फ्लैट देखकर तुमने नौफ़िल और अपने बच्चे को ठुकराने में 1 सेकंड नहीं लगाया।
नहीं ज़ियान, तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए सारी ज़िंदगी तन्हा गुज़ार लोगे। अफ़ीरा ने जली कश्ती में सवार होने की दोबारा से कोशिश की। मैंने कब कहा तुमसे? ज़ियान मुत्तज होकर बोला, हालाँकि हर बात से वाकिफ़ था। तुमने नौफ़िल के सामने कहा था कि तुम जिस लड़की से मोहब्बत करते हो, इसी के नाम पर ज़िंदगी गुज़ार दोगे, यानी मैं। अफ़ीरा हिचकियों से रोते हुए कह रही थी, मैंने कब तुम्हारा नाम लिया था इफ़ी? मैंने तो तुमसे कोई राब्ता तक नहीं किया, नहीं था। फ़ोन तो तुमने मुझे किया था, मैंने नहीं। बात तुमने शुरू की थी, नौफ़िल की बात छोड़ने का भी तुम ही ने मुझसे कहा था। वली को तुम अपने पास नहीं रखना चाहती, ये भी तुमने ही कहा था। अपना घर तुमने खुद बर्बाद किया है, यहाँ मुझसे मिलने भी तुम अपनी मर्ज़ी से खुद आई थी। मैं ज़बरदस्ती हरगिज़ नहीं लाया, और यहाँ तुम मुझसे किस किस्म की मुलाकात करने आई हो, ये भी क्या मैं बताऊँ तुम्हें? आज ज़ियान की बारी थी अफ़ीरा को आईना दिखाने की। एक शौहर के होते हुए, एक बेटे की माँ होते हुए तुम एक गैर मर्द से मिलने चली आई फ़ी। ये है तुम्हारी वफ़ा। मुझे ज़रा अफ़सोस ना होता अगर तुम सिर्फ़ बेवफ़ा सनम होती। अगर तुम आज बेवफ़ा बीवी होने का सबूत देती, तो मैंने सिर्फ़ एक भांसा फेंका था तुम्हारी तरह। अफ़ीरा, एक झूठी दौलत का भांसा, हार की बाजी तो तुमने अपनी मर्ज़ी से खेली है। ये फ्लैट मेरा नहीं, मेरे एक दोस्त का है। बस चंद घंटों के लिए मैंने इससे माँगा था। मैंने इतनी दौलत नहीं कमाई कि ऐसा लग्ज़री फ्लैट का मालिक बन सकूँ। हाँ, गाड़ी मेरी अपनी है। ज़ियान के बेवरती देखकर अफ़ीरा बदरीच रोई जा रही थी। अपना सब कुछ खो चुकी थी। बड़े ख़तरनाक तेवर से उसे देख रही थी, जो आज बिना हाथ लगाए कि लूट चुका था, बर्बाद कर चुका था। अब निकलो यहाँ से। ज़ियान की इस बात पर फिरी सी, मैं निकलूँ, कहाँ जाऊँ मैं? तुमने मुझसे मेरा प्यार करने वाला शौहर छीन लिया, मेरा घर बर्बाद कर दिया। अफ़ीफ़ा की बातों वो छटपटा का कहकमा लगाकर हँसा था। फिर यकदम ज़ियान के चेहरे की तासुरात संजीदगी में बदल गए। गुस्से से घर्रा कर बोला, प्यार करने वाला नहीं, इफ़ी ज़ालिम शौहर से जान छुड़वा दी मैंने तुम्हारी, जो तुम्हें मारता था, पीटता था। वो घर जहाँ तुम रहना नहीं चाहती थी, मैंने तुम्हें इस घर से आज़ादी दिला दी। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुज़ार होना चाहिए। ज़ियान ने इस्तिहाई अंदाज़ से हँसते हुए बोला, चलो निकलो यहाँ से, वरना बाहर धक्का देकर निकालूँगा। ज़ियान की आँखों में सिर्फ़ नफ़रत थी। अफ़ीरा रोते हुए वहाँ से बाहर चली गई। नौफिल फ्लैट से निकलकर सीधा समंदर में चला आया था। अफ़ीरा की बातों ने वो अज़ियत दी थी कि जैसे सहना मुश्किल था, वो मुँह फटती, ये भी नौफिल ने बर्दाश्त कर लिया था। वो कामचोर थी, ये भी वो सह गया था। वो चोरनी भी थी, ये ज़िल्लत भी खुद पर जबर कर गया था। माहिरा के साथ इसका रवैया गैर मुनासिब था, इस पर भी वो चुपचाप था। इसकी जान से प्यारी भतीजों को वो डाँटती थी, घूरती थी, ये भी बर्दाश्त कर रहा था। अब तक यही समझता आया था कि वो मिज़ाज की तेज़ है। अब इस बात पर घर बर्बाद करना तो अक्लमंदी नहीं। फिर एक औरत की ज़िंदगी तलाक के बाद तबाह बर्बाद होकर रह जाती है। फिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाए? लेकिन जो कुछ अभी सुनकर आ रहा था, वो तो कुछ और ही था। नौफ़िल की गैरत पर बहुत-बहुत गंदी गाली थी कि इसकी बीवी इसकी ज़ौजियत में होकर एक गैर शख़्स के पास जाए, इसे अपनी इस मोहब्बत से सैराब करने की, जिसका हकदार सिर्फ़ नौफ़िल था। ये सहना मुमकिन नहीं था, किसी मर्द के लिए भी मुमकिन नहीं था। आँखों से बेइख्तियार आँसू बहने लगे थे। माहिरा की कॉल बंद होने के बाद वो ऑफ़िस में बैठा ये सोच रहा था कि आज अफ़ीरा को साहिल समंदर की सैर पर लेकर आएगा, कुछ वक़्त सिर्फ़ इसी के नाम करेगा। लेकिन ज़ियान की कॉल आ गई, वो नौफ़िल का इसी के ऑफ़िस के नीचे इंतज़ार कर रहा था। ऑफ़िस से ऑफ हो चुका था, इसलिए ज़ियान के साथ इसकी गाड़ी में बैठ गया। पूरे रास्ते ज़ियान बस नौफ़िल से इधर-उधर की बातें करता रहा। समंदर के करीब एक फ्लैट में ले जाकर उसने एक सॉफ्ट ड्रिंक इसे पिलाई थी, फिर बात शुरू की थी। फिर मैंने आपकी तरफ बड़े मुखलसाना तौर पर दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और यकीन जाने आपका बुरा नहीं चाहूँगा। खाली गिलास इस टेबल पर रखकर नौफ़िल ने ज़ियान को हैरत से देखकर कहा, मैंने कब तुम्हारी दोस्ती पर शक किया है? नौफ़िल इसकी तंबीह को समझ नहीं पाया। अभी तो शक नहीं करे, लेकिन शायद कुछ देर बाद करने लगे। लेकिन आपने ही कहा था, लालची औरत का पेट कभी नहीं भरता, वो बेहतर से बेहतरीन देखकर कभी भी छोड़ सकती है। हाँ, कहा तो था। क्यों? ज़ियान की अजीबो-गरीब बातें इसके गुमान से दूर थीं। बस आज एक ऐसी औरत के चेहरे का पर्दाफ़ाश मुझे करना है, जो यहाँ अपने शौहर और बच्चे को छोड़कर सिर्फ़ इसी लालच में मेरे पास आ रही है कि ये इसके शौहर के घर से बड़ा फ्लैट और बड़ी गाड़ी मेरे पास मौजूद है। ज़ियान की बात अब भी वो नहीं समझा था। अच्छा, तो वो लड़की तुमसे मिलने आ रही जिससे तुम मोहब्बत करते हो? जी, वही आ रही है, लेकिन मेरे दिल से उतर चुकी है। जो शौहर की वफ़ादार ना हो, वो औरत किसी और के साथ क्या वफ़ा निभाएगी? अभी बातों का सिलसिला जारी था, जब डोर बेल बजी। ज़ियान अजलत में खड़ा था और नौफ़िल से बोला, नौफ़िल, आप प्लीज़ इस पर्दे के पीछे छुप जाएँ। ज़ियान की बात भी नौफ़िल को गैर मुनासिब सी लगी। वो कंधे उचका कर बोला, मैं ये सब क्यों करूँ ज़ियान? मेरा क्या ताल्लुक है? मुझे तो तुम यहाँ से जाने दो, बेहतर है। नौफ़िल ज़ियान के ज़्यादती मसले से खुद को दूर ही रखना चाहता था। बहुत गहरा ताल्लुक है, प्लीज़। ज़ियान ने नौफ़िल का हाथ पकड़ा, उसे पर्दे के पीछे छुपा दिया।
अफीरा को सच धज के साथ कब नौफिल ने लॉन्च में खड़े देखा तो चकरा सा रह गया था। फिर ज़ियान ने से इसकी बातें सुनकर भी बेयकीन सा था। पहले ख़्याल ये आया कि शादी से पहले शायद दोनों का अफ़ेयर चला है। अगर ऐसा भी था तो अक्सर हो जाता है। मोहब्बत किसी से होती है लेकिन शादी किसी और से हो जाती है। 2 साल तो इसका भी रमशा से अफ़ेयर था लेकिन नसीब में अफीरा थी। शायद ज़ियान इसे अफ़ीरा से बदगुमान करना चाहता इसलिए नौफ़िल को गुस्सा ज़ियान पर आया था। इसलिए ज़ियान के साथ 10वां गिरबान तक हो गया था अपनी बीवी की खातिर। लेकिन अफ़ीरा के एतराफ़ ने इसे तोड़ना शुरू किया था। फिर इनकी टेलीफ़ोन गुफ्तगू ने इसे शर्म से पानी-पानी किया था। 2 सालों इसकी रमशा से बातचीत रही थी लेकिन रमशा की ख़्वाहिश के बावजूद नौफ़िल ने कभी इससे ऐसी बात नहीं की थी जो ज़ियान और अफ़ीरा के माबेन हुई थी। फिर दिल से उतर चुकी थी। फिर इसका हाथ अपने हाथ में बेमायनी से लगने लगा। ऐसा लगा किसी अजनबी औरत का हाथ थाम लिया हो। अपने सारे हक अफ़ीरा के जुमलों से अफ़ीरा पर ख़त्म होते ही महसूस हुए थे। इसलिए इसका हाथ छोड़ दिया। फिर इसकी तरफ नज़र तक उठाकर नहीं देखा। लेकिन अब यहाँ समंदर के किनारे खड़े अपने सारे ज़ब्त खो बैठा था। इतना कुछ सहने के बाद भी मिला क्या था इसे? ज़रियाब के बाद इसे एक हमदर्द दोस्त की ज़रूरत थी जो इसे समेटने की कोशिश करती लेकिन हर दुःख का मदावा बनती। लेकिन अफ़ीरा ऐसी नहीं थी इसलिए नौफ़िल ने खुद ही अपने आप को समेटा था। पहले-पहल वो अफ़ीरा को लम्हा भर बर्दाश्त नहीं कर पाता था। बस एक मायरा थी जो इसे वादा कसम से कायल करती रही। या शायद इसलिए कि मायरा के पास भी दूसरा कोई रास्ता नहीं था। फिर आहिस्ता-आहिस्ता नौफ़िल ने खुद को बदलना शुरू कर दिया। कमरा गंदा है, कपड़े कबर्ड में बेतरतीब है, खाना इसे मेरा नाम भी पकाना नहीं आता था। इन सब के बावजूद नौफ़िल ने कहना छोड़ दिया था। बस जब इसकी बर्दाश्त जवाब दे जाती तभी वो एक दिन फट पड़ता था। लेकिन अफ़ीरा की खुशनसीबी ये थी कि अमायरा हमेशा नौफ़िल के बढ़ते कदम रोक देती थी। आँसू बह-बह कर नौफ़िल की गर्दन तक भीग चुके थे। जहाँ वो खड़ा था आस-पास कोई नहीं था। ज़रियाब के बाद ऐसा तनाव हुआ था कि कोई ऐसा नहीं था जिसके साथ गले लगकर अपना हर गम कहकर पुरसुकून हो जाए। काफ़ी देर वहीं बैठा रोता रहा। फिर घर लौट आया। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। नोफ़ी ने लाउंज में सारी लाइट्स रोशन कर दी। सांस भी इसे घुटने लगा था। अंधेरे से खौफ आ रहा था। तन्हाई से डर लग रहा था। आज फिर से अस्थमा का अटैक हुआ था। जेब से इन्हेलर निकालकर इसने अपना सांस बहाल किया। सोफे पे वो ढा सा गया था। लगता था पूरा वजूद बेजान हो। कुछ देर वहीं बैठा रहा। चौंका तब था जब अपने कमरे में कुछ आयतें सुनाई दी थी। घर में तो कोई था नहीं। फिर शोर कैसा था? फिर गौर किया तो कमरे लाइट जल रही थी। वो उठकर मोहतात अंदाज से कमरे की तरफ बढ़ा था। लेकिन किसी की सिसकियों से कदम वहीं जम गए थे। कमरा खोलकर देखा तो अफ़ीरा बेड पे बैठी रो रही थी। एक चाबी अफ़ीरा के पास मौजूद थी इसलिए नौफ़िल इससे पहले घर पहुँच चुकी थी। नौफ़िल ने गुस्से से अपनी मिठियाँ बीजी थी। इस वक़्त वो इसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता था। अफ़ीरा ने घुटनों से चेहरा ऊपर करके नौफ़िल को देखा तो खड़ी हो गई। नौफ़िल के पास आ गई। नौफ़िल मुझे मा त दूर नौफ़िल इससे पीछे हट गया। दूर रहो मुझसे, एकदम दूर, कुछ नहीं लगती हो तुम मेरी। खबरदार जो मेरे करीब भी आई तो वो जाराना तेवर से चिल्लाया। अफ़ीरा काँप सी गई थी, सह-सह कर थक चुका था। अफ़ीरा ने दोबारा से हिम्मत की, लेकिन नौफ़िल अपने कमरे के दरवाज़े से पीछे हट गया था। अभी इसी वक़्त मेरे घर से निकलो बाहर, कल शाम तक तलाकनामा तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। नौफ़िल की बातों फूट-फूट कर रोने लगी। बस आखिरी बार माफ़ कर दो मुझे नौफ़िल, आज के बाद ख़ामोश हो जाओ अफ़ीरा, वरना या तो मैं तुम्हारा गला घोंट दूँगा या खुद को ख़त्म कर लूँगा। तुमने काँच का बर्तन नहीं तोड़ा जो माफ़ कर दूँ। मेरी इज़्ज़त होते हुए तुम एक गैर मर्द को सराप कर आ रही हो। मेरे रिश्ते को बहुत गंदी और ग़लीज़ गाली दे चुकी हो। नौफ़िल की बातों पर रोते हुए नफ़ीमे सर हिलाने लगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया नौफ़िल, तुम्हें दौलत चाहिए थी अफ़ीरा, एक फ्लैट और एक महँगी गाड़ी क्या वली से ज़्यादा कीमती थी? शायद हाँ, गाड़ी की कीमत बेटे से बढ़कर थी, मेरी इज़्ज़त से बढ़कर थी। कभी जभी तो इनका इंतख़ाब किया। अब यहाँ क्या लेने आई हो? जाओ अफ़ीरा अकबर अपने ज़ियान के पास। कहाँ जाऊँ नौफ़िल? झूठा निकला हूँ, मुझसे बदला ले रहा था। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। नौफ़िल ने इसे ताज्जुब से कहा। अच्छा इसने धक्का देकर निकाल दिया तो मैं याद आ गया तुम्हें? अगर वो अपना लेता तो फिर मेरा ख़्याल नहीं आना था। नौफ़िल का खून आखिरी हद तक पहुँच चुका था। कैसी बेशर्म औरत थी। शौहर की याद भी तब सताई जब महबूब ने ठुकरा दिया। एक ज़ियान ने ठुकरा दिया तो क्या हुआ फ़िरा? बहुत सी दौलतमंद अभी भी इसी शहर में मौजूद हैं जिनके पास ज़ियान से बड़ा घर और महँगी गाड़ी है, बैंक बैलेंस है। जाओ जाकर किसी और से मरासिम बढ़ा लो। नहीं नौफ़िल मुझे माफ़ कर दें। मुझे पता है आप मुझे छोड़ ही नहीं सकते थे वली की खातिर। आप मुझे माफ़ कर देंगे। आखिर आपके ख़ानदान को मैंने ही तो आगे बढ़ाया है, बेटा दिया है आपको। मुझे कैसे छोड़ सकते हैं? इस बात ने नौफ़िल का ज़ब्त ही ख़त्म किया था। अपने किए पेशानी पर कम थी और बेटे के माँ होने का घमंड ज़्यादा था। नौफ़िल बिन अब्दुल क़ादिर अपने पूरे होश-ओ-हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ अफ़ीरा, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। बस चंद लम्हों का खेल था। अफ़ीरा भक्का-भक्का खड़ी थी। लो एक बेटे की माँ होने के बावजूद तुम अब मेरे रिश्ते से आज़ाद हो। नौफ़िल की बातों बुरी तरह से रोते हुए नफ़ी में सर हिलाने लगी थी।
अबीरा की शादी के एक हफ्ता अम्मा जी और शब्बो ने खूब खिदमतें की थी ताकि फुरकान की नज़र में दोबारा से माँ और बहन की अहमियत बढ़ जाए और फिर वो भी इरफान की तरह इन्हें ताबेदारी करे। बहू अब कल से किचन तुम संभालो भाई, तुम्हारा घर है जिसे चाहो चलाओ। अबीरा तो ये सुनकर खिल उठी थी। जी अम्मा जी क्यों नहीं, अब आराम करें, मैं खुद सब कुछ देख लिया करूंगी। अबीरा ने मुस्कुराकर फर्माबरदारी का सबूत दिया था। वाह भाई बेगम, तुमने तो आकर मेरी माँ का दिल ही जीत लिया, वो भी इतना कि मेरी माँ ने सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया है। बड़ी लकी हो तुम तो अबीरा, वरना इस घर में एक बहू और भी हुआ करती थी जो काम तो सारे करती थी लेकिन इख्तियारात इसे कभी नहीं मिले थे। बात चौके रात के खाने की मेज़ पर हो रही थी, इसलिए खामोश बैठे इरफान का हाथ में पकड़ा निवाला मुंह में जाते जाते रुका था। फुरकान भी इरफान को ही देख रहा था। एक पछतावे की आंख थी जिसमें इरफान जल रहा था। बाकी खाना वहीं छोड़कर वो कमरे से बाहर निकल गया। फुरकान ने इरफान से नजरें हटाकर माँ के नागवार चेहरे की तरफ मुस्कुरा कर देखा जो शीदा के जिक्र पर उतर सा गया था। चले फिर अम्मा जी, सबसे पहले तो अपने लॉकर की चाबी अबीरा के हवाले कर दें। असल सरदर्द तो ये जेवरात को संभालना है। सारी रात कोई 10 बार आप बंसिल अरे को देखती रहती हैं। नींद क्या खाक आती होगी आपको। फुरकान की बातें अम्मा जी के होश उड़ा दिए। शब्बो भी घबराहट सी गई थी। अबीरा अपनी जगह मुतज़िब सी हुई थी। फुरकान, वो तो अम्मा जी के पास ही रहेंगे ना, वो घर की बड़ी हैं। अबीरा को क्या पता इन बातों का, और अम्मा जी का कहने का मतलब था कि अब अबीरा किचन की जिम्मेदारी निभा ले। शब्बो ने फुरकान को नरम लहजे से कहा, इससे पहले कि अबीरा भी शब्बो की बातों पर हाँ मिलाती। बराबर में बैठे फुरकान ने इसकी गोद में धरा हाथ पकड़कर जरा सा दबाकर इसे चुप रहने का इशारा किया था। आपा ये क्या बात हुई? आपा मैं तो खुश हो गया था कि मेरी बीवी को बहू का दर्जा दिया जा रहा है, लेकिन बात तो वही हो गई। सिर्फ काम करने करवाने के लिए सब झूठी बातें की जा रही हैं। ऐसी बात नहीं है फुरकान। अम्मा जी ने बात संभालने की कोशिश की। फुरकान को भी नाराज नहीं करना चाहती थी। ठीक है फिर लाइए चाबी दिए मेरी बीवी को, और आज आज की रात पुरसुकून हो सो जाए। फुरकान की बात सुनकर अम्मा जी ने शब्बो की तरफ मदद तलब नजरों से देखा, लेकिन इस बात से शब्बो भी चुप थी। अम्मा जी ने अपने पल्लू से चाबियों का गुच्छा उतार कर अबीरा को पकड़ा दिया जो पकड़ते हुए घबरा रही थी, बार बार फुरकान को देख रही थी। मुझे तुम्हारी देवरानी मिजाज की अच्छी नहीं लगती, हर वक्त इसके लहजे में तंज की आमेजिश होती है। आफरीन ने और मायरा दोनों लॉन में चहलकदमी करते हुए महर गुफ्तगू थे। बच्चे लॉन में खेल रहे थे। हाँ आदत है इसकी, मायरा ने जवाब दिया। फिर दोनों ही लॉन में रखी कुर्सियों पर बैठ गए। तुमने ही इसकी आदत को पुख्ता किया, आफरीन के लहजे में शिकवा था। इसकी आदत है आफरीन, और रही मजबूरी, वो यूं ही हर बात पे तंज के नश्तर चलाती है। सच पूछो तो आफरीन अब तो आदत सी हो गई है। सामने सेंट्रल टेबल पर रखे ड्राई फ्रूट में से मुट्ठी में बादाम लिया और एक दाना अपने मुंह में डालकर दूसरा आफरीन के मुंह में डालते हुए बोली, हाँ सब्र का ठेका जो उठा रखा है तुमने, अब लब सी ली है तुमने अपने। मायरा, तुम्हें देखकर कभी कभी तो मुझे यकीन नहीं आता कि तुम वही मायरा हो जो शादी से पहले मुझे समझाती थी कि मैं क्यों आमरा भाभी की बातों को बर्दाश्त करती हूँ, इन्हें जवाब क्यों नहीं देती, सह क्यों जाती हूँ, सब कुछ बोलती क्यों नहीं। आफरीन मायरा के सते हुए चेहरे को देखकर मुतजिब होकर बोल रही थी। मायरा की नज़रें हाथ में पकड़े चंद बादाम के दानों पर थी। हालात इसे कहाँ से कहाँ लेकर आ गए थे, ये तो वही जानती थी। पहले तो कभी किसी की परवाह तक नहीं होती थी, लेकिन अब लोगों की बातों से डरने लगी थी, खौफ खाने लगे थे। गहरी सांस भरकर आफरीन को देखने लगी। वक्त की कड़ी मसाफत सबको सिखा देती है। आफरीन कौन है जो शौक से सुनना चाहता है? सभी अपनी मजबूरी के तहत सुनते हैं। शादी के नाम पर नौफिल से समझौता कर रहा था। नौफिल और अफीरा दोनों मुख्तलिफ मिजाज के हैं। शुरू में हर बात पर लड़ते थे। अफीरा ने तो आज तक कभी मेरी बात को अहमियत नहीं दी, बस एक नौफिल सुन लेता है इसलिए इसे ही रोक देती हूँ, कभी मिन्नत करके कभी हक जमा कर। इसका एहसान है आफरीन कि मेरी बात का मान रख लेता है, जानता है कि मुझे इन दोनों की वजह से अपने घर की छत इज्जत से मिली हुई है, वरना दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी। मैंने अपनों की आंखों को बदलते देखा आफरीन, सारी जिंदगी जो कज़न बहन कहता रहा, जब इसकी नज़र ही मुझ पर गलत अंदाज से उठने लगी तो बाकी माशरे के मर्दों से क्या भलाई की उम्मीद रखूं। और ऐसी शक भरी नज़रें आरे की तरह रूह पर वार करती हैं। लगता है लोग नज़र नहीं डालते बल्कि काट ही डालते हैं। औरत कम मोहब्बत मिलने पर सब्र कर लेती है, कम रोटी पर भी गुजारा कर लेती है, लेकिन अगर कोई किरदार पर शक भरी नज़र से देख ले तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए चुप रहती हूँ। मेरे बच्चों को अपना साहिबान तो मिला है, बाप का नहीं, लेकिन चचा की बेलौस मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ तो मिल रहा है। अपने बच्चों की खातिर अफीरा की बातें सुनने
ڈھونڈنی مشکل نہیں لگتی، خدا کرے کہ ان دونوں کی آپس میں نبھی رہے۔ ماہرہ کی بات نے جیسے آفرین کو بھی چپ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مدت شادی سے پہلے وہ بھی اسی اذیت سے دوچار تھی۔ عامرہ بھابی کی باتیں اور طعنے سننے پر مجبور تھی، کیونکہ بھائی بیوی کے سگے تھے۔ جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہاں عورت کو مرد کا تحفظ درکار ہے، چاہے باپ بھائی کی صورت میں مل جائے یا شوہر اور بیٹے کی صورت میں۔ باقی جو چند گنتی کی ایسی خواتین جو خود مختار آزادانہ زندگی گزار رہی ہیں، انہیں ہمارے معاشرے میں کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ معاشرہ یہ دیکھتا ہے کہ عورت کو مرد کا تحفظ حاصل ہے یا نہیں۔ عفیرہ اب بھی بے یقین تھی۔ نہیں نوفل، تم مجھے طلاق نہیں دے سکتے۔ کیسے دے سکتے ہو؟ میں تمہارے بچے کی ماں ہوں، ایک ذرا سی غلطی پر تم مجھے چھوڑ نہیں سکتے۔ میں نہیں مانتی اس طلاق کو۔ وہ ہذیانی سی ہو رہی تھی، نفی میں سر ہلا کر کہہ رہی تھی، جاؤ یہاں سے، میرا اب تم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کہہ کر نوفل کمرے سے باہر جانے لگا، لیکن عفیرہ تیزی سے دروازے کے پاس آ گئی، کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ نوفل، کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے، ہم اب بھی میاں بیوی ہیں۔ میں نے سنا ہے یکشت 3 بار طلاق دینا منع ہے، اس لیے مجھے کوئی طلاق نہیں ہوئی۔ میں اب بھی تمہاری بیوی ہوں۔ وہ ہوش میں نہیں تھی، کیونکہ ماں نے دماغ میں اس بات کو پختہ کر رکھا تھا کہ بیٹے کی ماں بنتے ہی عفیرہ کو سرٹیفکیٹ مل چکا تھا کہ وہ کچھ بھی کر لے، شوہر یہ قدم نہیں اٹھا سکتا۔ ہٹو پیچھے، عفیرہ، کوئی تعلق نہیں ہے میرا تم سے۔ نوفل کے چلا کر کہنے کا بھی عفیرہ پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ نہیں، میں نہیں مانتی اس طلاق کو۔ یہ کہتے عفیرہ نے اپنا دوپٹہ اتار کر پیچھے پھینکا تھا۔ نوفل اس کے پاگل پن کو دیکھ کر بھوکلایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ عفیرہ سے کچھ کہتا، وہ اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ نوفل منہ کر رہ گیا تھا۔ کیا پاگل پن ہے تمہارا؟ ہٹو پیچھے۔ اس کی قسم کے افطار کے لیے وہ تیار نہیں تھا، بلکہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ عفیرہ کے دونوں بازو پکڑ کر نوفل نے اسے خود سے دور کرنا چاہا تھا۔ عفیرہ کی حرکتیں نوفل کی عقل سے باہر تھیں، لیکن وہ اپنی پوری قوت سے اسے جکڑی ہوئی تھی۔ مجھے اپنا لو نوفل، سمجھو تم نے کچھ کہا ہی نہیں اور نہ میں نے کچھ سنا ہے۔ تمہارے میرے علاوہ یہاں دوسرا کوئی نہیں جو طلاق کی گواہی دے ہے۔ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی، مجھے نہیں جانا اپنے باپ کے غریب خانے میں۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے نوفل کی کمر کو پکڑے ہوئے تھی۔ عفیرہ سے اس قسم کی باتیں اور ایسی بیہودہ حرکت کی توقع وہ نہیں کرتا تھا۔ اسے خود سے جدا کر کے اس نے بیڈ پر پٹکا تھا، خود دروازے کے پاس چلا گیا، دروازہ کھول کر اس کی دہلیز میں کھڑا ہو گیا۔ میں تمہارے لیے حرام ہوں اور تم میرے لیے کیوں گنہگار کر رہی ہو مجھے؟ تمہارے اور میرے بیچ گواہ میرا رب ہے، جس نے سب کچھ سنا بھی اور دیکھا بھی۔ یہ کہہ کر نوفل کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا اور باہر سے لاک کر دیا۔ عفیرہ دروازہ پیٹ رہی تھی۔ نوفل، مجھے اپنا لو، اللہ بڑا مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے، ہم معافی مانگ لیں گے، وہ غفور الرحیم ہے، اس غلطی کو بھی معاف کر دے گا، پردہ پوشی کو بھی پسند فرماتا ہے۔ تم بھی طلاق پر خاموشی اختیار کر لو، پردہ ڈال دو، کسی کو کچھ نہیں پتہ چلے گا، مجھے یوں مت چھوڑو۔ نوفل، دروازہ کھولو، شیطان کا وار جو وہ انسان کو اللہ رحمانیت کی تسلی دے کر گناہ پر اکساتا ہے۔ نوفل کی اپنی حالت غیر ہو رہی تھی۔ عفیرہ کی حرکتیں عجیب تھی، کیا کہہ رہی تھی، کیا چاہ رہی تھی؟ ایک گناہ زیان کے ساتھ کرنے کو تیار، اور سب ایک گناہ کے لیے نوفل کو اکسا رہی تھی۔ ایسی پاگل خپتی عورت اس زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ لاؤنج کے بجائے مائرہ کے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بھی بند کر کے لاک کر لیا، لیکن عفیرہ کی آوازیں اب بھی آ رہی تھی، ایک ہی صلاح تھا کہ مجھے اپنا لو۔ نوفل کی عقل سوچنے سے قاصر تھی۔ پہلے شوہر کے ہوتے ہوئے زیان کے پاس پہنچ گئی، اب طلاق ہوتے نوفل سے قربت کا تقاضا کرنے لگی۔ اللہ کی رحمت کا سوچ کر گناہ کیا جانا خود کو بہت بڑا دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ پھر طلاق کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی، طلاق تھی، لیکن نہ جانے کون سا خناس تھا عفیرہ کے دماغ میں، کیا چاہتی تھی؟ اتنا ہی اپنے گھر کی فکر تھی تو زیان کے پاس کیا لینے گئی تھی؟ گھر ٹوٹ چکا تھا، کس عورت کے ساتھ جا کر پھنسا تھا؟ سزا تھی یا سزمائش؟ خود سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ سریاب کے بعد زندگی سے چین اٹھ چکا تھا، نہ جانے مزید کیا کچھ دیکھنا باقی تھا۔ نوفل نے پوری رات جاگ کر کاٹی تھی، رو کر کاٹی تھی۔ صبح روشنی ہوتی مائرہ کو فون کر دیا، بھابی آپ گھر واپس آ جائیں۔ رات بھر رونے سے آواز بھاری سی ہو رہی تھی۔ مائرہ نیند میں چور تھی، لیٹے لیٹے ہی پوچھنے لگی، گھر آ جاؤ لیکن نوفل، میں نے تم سے کہا تو تھا کہ نوفل مائرہ کی بات سنی کب رہا تھا، آپ واپس آ رہی ہیں یا میں لینے آ جاؤں؟ وہ اچھا سمجھ گئے، عفیرہ ولی سے اداس ہو گئی ہوگی۔ مائرہ کے اپنے ہی قیاس تھے، بھابی واپس آ جائے۔ اس بار نوفل کی آواز سے واضح تھا کہ وہ رو رہا ہے۔ وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی جب نوفل کی کال آئی تھی اور وقت بھی صبح 7 بجے کا تھا۔ رات دیر تک وہ آفرین سے باتیں کرتی رہی تھی، بچے بھی دیر تک کھیلتے رہتے اس لیے سو رہے تھے۔ نوفل کی آواز سن کر اٹھ کر بیٹھ گئی، تم رو رہے ہو نوفل، کیا بات ہے؟ کچھ ہوا ہے؟ بہت کچھ ہو گیا، اس لیے کہہ رہا ہوں، بس جلدی سے واپس آ جائے۔
तो लड़े हो अफीरा से। नौफिल कितनी बार समझाऊं तुम्हें, मत उलझा करो इससे, लेकिन मैंने इसे तलाक दे दी है। नौफिल के लफ्ज रोते हुए टूट टूट कर अदा हुए थे। मायरा के सारे तब से सुनकर रोशन हुए थे। मखमूर आंखों से नींद यकदम गायब हुई थी। सुनकर ही दिमाग साए साए करने लगा था। क्या बोले जा रहे हो नौफिल, होश में तो हो। मैंने मैंने अफीरा को तलाक दे दी है, ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। फ़ोन भी बंद हो चुका था। मायरा तो सुनकर सांस लेना ही भूल गई थी। तलाक, उफ मेरे खुदाया, एकदम ही चकराता सर मायरा ने अपने दोनों हाथों से थामा था। जल्दी से लिहाफ एक तरफ किया और कमरे से बाहर निकल गई। आफरीन भी अभी अपने कमरे से बाहर निकली थी जब मायरा पर नजर पड़ी। आफरीन को अपने हवासों में नहीं लग रही थी। बौखलाहट से इसी पर तारी थी। आफरीन को देखते ही भाग कर इसके पास आई थी। आफरीन, मुझे घर जाना है, बस जल्दी से ड्राइवर को कहो मुझे घर छोड़ दे। मायरा मारे घबराहट की लर्जा से रही थी। खैर तो हमारी, क्या हुआ, घर सब खैरियत तो है। आफरीन के पूछने की देती जब वो रोने लगी, नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं, खैरियत ही तो नहीं है। नूफिल ने तलाक दे दी है फ़ीरा को। खबर ही कुछ ऐसी थी कि आफरीन की भी सुनकर आंखें फटी थी। मुंह खुले का खुला रह गया था। मैं इसी डर से कहीं जाती नहीं थी। ज़रूर लड़ाई हो गई होगी दोनों में, बहस बढ़ गई होगी। उफ मेरे खुदाया, क्या कर दिया नूफिल ने। मायरा रोई जा रही थी। बहुत बुरा हुआ जो भी हुआ है। तुम बस ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले, मैं बच्चों को उठाती हूँ। आफरीन भी मायरा के साथ इसके घर पहुंची थी। डोरबेल की आवाज़ पर नूफिल ने कमरे का दरवाज़ा खोला था। अपने बंद कमरे में दरवाजे से टेक लगाए सोई हुई अफीरा की भी आँख खुल गई थी। उठकर याद आया कि रात को क्या कुछ खो चुकी है। चेहरे पर अब भी आंसू थे। आंखें रोते रोते सूज गई थी। जल्दी से उठकर फिर से दरवाज़ा खटखटाने लगी। कमरे का दरवाज़ा खुला। सामने मायरा आफरीन खड़ी थी। अफीरा दोनों को देखकर घबरा कर पीछे हटी थी। इसे लगा था नौफिल होगा, फिर से इसकी मिन्नत करेगी, बात चुप जाएगी, लेकिन वो तो बता चुका था। मायरा भी रो रही थी। ये क्या कर दिया तुम दोनों ने, मायरा ने रोते हुए पूछा। नौफिल, झूठ बोल रहे, कोई तलाक नहीं हुई हमारे दरमियान, बस एक तलाक हुई है। अफीरा ने झूठ का सहारा लिया था। वसी और जुनैरा भी उड़ी हुई रंगत लिए अंदर दाखिल हुए थे। मायरा के बाद नौफिल ने वसी को भी बता दिया था। कमरे में यकावत देकर सभी आ चुके थे। नौफिल दरवाजे के बाहर ही खड़ा था। आंखें इसकी भी मुतारम थी। अफीरा का इनकार भी सुन चुका था। ये झूठ बोल रही है, मैं इसे तरह 3 तलाकें दे चुका हूँ। मायरा ने पलट कर इसे देखा था, फिर नौफिल के पास आकर खड़ी हो गई। ये क्या किया तुमने, क्यों किया है नौफिल, मायरा ने गुस्से से चिल्लाकर पूछा। वजह नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरा अब इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने टैक्सी मंगाई है, कुछ देर में पहुंच जाएगी। इससे कहीं यहाँ से जो कुछ लेना चाहे ले जा सकती है, सिवाय वली के। नौफिल के दो टोक लहजे पर अफीरा फिर से रोने लगी। मैं मर जाऊंगी, अपने बच्चे के बगैर कैसे रहूंगी। नौफिल, क्यों किया मेरे साथ ये जुल्म। अफीरा की सच्चाई नौफिल की अपनी आहन थी। क्या बताता कि इसकी बीवी ने अपने यार पाल रखे हैं जिनसे मुलाकातें करने जाती है। बाहर गाड़ी के हॉर्न ने सबको चौंका दिया था। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा बच्चा मुझे दे दो। अफीरा ने जानबूझकर वली का तकाजा किया था। जानती थी बेटे में इसकी जान बसती है। हर किस ने, नौफिल चिल्ला कर बोला। वसी ने नौफिल के कंधे पर हाथ रखकर दबाया। वली बहुत छोटा है नौफिल, माँ के बगैर नहीं रह सकता, फिलहाल जाने दो इसे। मायरा सिर्फ गुस्से से नौफिल को देख रही थी। इतना गुस्सा ऐसे नौफिल पर खा के न जाने क्या कर बैठे, इसके साथ सब कुछ बर्बाद कर बैठा था। अफीरा भी रोते धोते वली को लेकर चली गई। अफीरा के जाते एक जोरदार थप्पड़ मायरा ने नौफिल के मुंह पर मारा था। शर्म न आई तुम्हें, क्या किया तुमने। नौफिल एक लफ्ज़ नहीं बोला। फिर मायरा ने इसका गिरबान पकड़कर बुरी तरह से झंझोड़ दिया। तुम्हें अंदाज़ा कि तुमने क्या किया, तुमने अफीरा के साथ मुझे भी बर्बाद कर दिया। नौफिल, जी तो चाहता है जान से मार डालूं तुम्हें। जितने बुरे तरीके से वो इसे झंझोड़ कर अपने गुस्से का इजहार कर थी। शर्ट के बटन टूट कर गिर चुके थे। वसी आगे बढ़ा था ताकि मायरा को कुछ पीछा कर सके। भाभी छोड़े इसे, हट जाओ पीछे। वसी, अगर तुम बीच में आए तो तुम्हारा भी लिहाज नहीं करूंगी। वसी पीछे हट गया। मायरा की आंखों में खून सा उतरा हुआ था। हाथ में सब भी नौफिल का गिरबान था। उसे की इंतहा थी। आंखों के डोरे सुर्ख हो रहे थे। आंखों में आंसू ठहरे हुए थे। अब चुप क्यों हो तुम, बोलते क्यों नहीं, क्यों तलाक दी तुमने इसे। गुस्से की शिद्दत से मायरा के होंठ कँपा रहे थे। ये मेरा ज़ाती मसला है। नौफिल के जवाब ने मायरा के तन बदन में आग लगाई थी। ज़ाती मसला, तुम्हारा ज़ाती मसला नहीं है। तुम्हारा ज़ाती मसला समझे, ये मेरी ज़िंदगी का मसला भी था नौफिल, क्योंकि तुम्हारी ज़ात के साथ मैं जुड़ चुकी हूँ। क्योंकि तुम्हें ये बात समझ नहीं आती। इतनी सी बात नौफिल, न जाने तुम कब समझोगे। तुम्हारे इस कदम ने मुझे बेघर कर दिया है। इसका गिरबान छोड़कर वो अब बिलख कर रोने लगी थी। आफरीन ने आगे बढ़कर मायरा को गले से लगाया था। आफरीन, इसने मुझे फिर से बीच चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया और कह रहा है कि इसका ज़ाती मसला है। कितना समझाया था मैंने कि इसे के अफीरा को कभी मत छोड़ना। तो फिर तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था यार। लोग न जाने क्या-क्या बातें बनाएँगे। अब वसी ने भी ताज्जुब से कहा। नौफिल ने ख़जीली निगाह वसी पर डाली थी। लोगों की खातिर मैं शादी के नाम पर मज़ीद अज़ियत सहन नहीं कर सकता था। कब तक बर्दाश्त करता। इस औरत ने मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना कर रख दी थी।
اور اب تم نے میری جہنم بنا دی ہے۔ مائرہ غصے سے اس کی طرف دیکھا، سب کو صرف اپنی پرواہ یا لوگوں کی، یہ کہہ کر وہ مائرہ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ سچ بتائیں آپ بھابی، کیا میں نے اس سے نبھانے کی کوشش نہیں کی تھی؟ کیا کچھ برداشت نہیں کیا تھا؟ کیا بدلا تھا اس نے خود کو؟ اصل وجہ نوفل کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی، لیکن جو ہوا وہ بہت برا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وسیفی صوفے پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ جنیرہ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ وہ اور آفرین مائرہ کے پاس کمرے میں چلی گئیں۔ اکمل صاحب ابھی گھر ہی آئے تھے جب دروازہ کھٹکا تھا۔ دروازہ بھی انہوں نے ہی کھولا تھا۔ سامنے افیرہ ولی کو گود میں لیے کھڑی تھی، آنکھیں سجی ہوئی تھی تو رو بھی رہی تھی۔ افیرہ کیا بات ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ اکیلی کیوں آئی ہو؟ ابا، نوفل نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ اکمل صاحب تو دل پکڑ کر رہ گئے تھے۔ کئی بار نوفل ان سے افیرہ کے رویے کی شکایت کر چکا تھا، کئی بار وہ افیرہ کو خود بھی سمجھا چکے تھے، اور آفتاب بیگم سے بھی کہتے تھے کہ بیٹی کو سمجھاتی کیوں نہیں ہے، گھر بسنے کے لیے بہت کچھ سہنا پڑتا ہے۔ لیکن آفتاب بیگم نے تو سمجھا تاکہ افیرہ جیسی ذہین بیٹی سب سنبھال لے گی۔ آفتاب بیگم بھی موندی موندی آنکھوں سے کمرے سے باہر آئی تھی۔ افیرہ رو رہی تھی۔ اکمل صاحب کے ساتھ لگانا چاہا تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ دور رہو مجھ سے، تم جیسی بیٹی کاش پیدا ہوتے ہی مر جاتی تو مجھے افسوس نہ ہوتا۔ کتنا سمجھایا تمہیں کہ شوہر کی عزت کیا کرو، لیکن نہیں، تمہیں تو مقابلہ کرنا تھا۔ کر لیا مقابلہ، جیت گئی، لے آئی جیت میں طلاق کا تمغہ۔ جہان بھر میں میرا منہ کالا کروانے کے لیے راستے سے تھوڑی سی خاک بھی پکڑ کر لے آتی۔ تاسف اور افسوس سے یہ کہتے ہوئے گھر سے ہی باہر نکل گئے۔ آفتاب بیگم تو یہ سن کر ہونک ہو کر کھڑی تھی۔ افیرہ روتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی۔ جھوٹ بولا تھا تم نے اماں، دیکھ بیٹے کی ماں ہونے کے باوجود مجھے طلاق دے دی اس نے۔ اب ڈال دے مجھ پر اس بات کا بھی الزام، جیسے میری بڑی باتیں مانتی رہی ہو، آ رہی ہو وقت، کبھی اس زبان کو لگام بھی تو دینا سیکھ لیتی تو یہ نوبت نہ آتی۔ ہائے، ابھی تو میری ابیرہ کے ہاتھ کی مہندی کا رنگ بھی نہیں چھٹا، اس کے سسرال والے 100 باتیں سنائیں گے اسے۔ افیرہ ماں کے منہ پہ یہ سب سن کر حیران تھی۔ انہیں اس کے بجائے ابیرہ کی فکر تھی، ورنہ جب بھی وہ میکے آتی تھی ماں اس کے آگے پیچھے پھرتی نظر آتی تھی، اسی کی مرضی کے کھانے بناتی تھی۔ افیرہ کو تو گرمی میں سونے کی عادت تھی، پنکھے کے باوجود برابر پڑوس کے گھر سے اسٹینڈ فین بھی آفتاب بیگم منگوا کر افیرہ کے گھر چلا دیتی تھی، کمرے میں چلا دیتی تھی، اور اب سارا قصور اسی کے سر پر ڈال رہی تھی۔ شادی کے بعد عزت صرف شوہر سے ہوتی ہے، ورنہ سب سے پہلے تو اپنے گھر والی قصوروار گردانتے ہیں، جن کے پہلے شوہر کو قابو رکھنے کے لیے نئے مشورے دیتے تھے۔ رات تک آفرین جا چکی تھی۔ مائرہ کا رو رو کے برا حال تھا۔ زنیرہ اسے چپ کروا کر تھک گئی تھی۔ 2 سال اس سے منہ بند رکھا تھا، سب کچھ سہ رہی تھی، لیکن اس صبر کا صلہ کیا ملا تھا؟ کھانا صرف بچوں نے کھایا تھا۔ نوفل نے سچائی سے صرف وسیع کو آگاہ کیا تھا، وہ سن کر آنکھیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ اب تم ہی بتاؤ، وسیع کیسے رہتا ہے اس کے ساتھ جس کے کردار کا یہ پہلو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اور کیا وجہ بتاؤں سب کو؟ اپنے آپ کو بے حیا کرنے والی بات ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ایسا تو کوئی مرد برداشت نہیں کر سکتا، لیکن نوفل اب جو حالات پیدا ہو گئے ہیں اس کا حل کیا کرو گے؟ وسیع بھی اپنی جگہ پریشان تھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، میں فی الحال کچھ سوچنا نہیں چاہتا۔ نوفل نے بات ہی ختم کر دی تھی۔ دیکھ افی، طلاق ہو گئی ہے، ڈھنڈورا نہ پٹا ابھی، دیکھ تو مائرہ سے بات کر۔ نوفل اپنی بھابھی کی سنتا ہے، مانتا بھی، حلالہ ہو جاتا ہے۔ تم بھی حلالہ کر لو، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی۔ آفتاب بیگم نے ایک نئی بات اڈے سمجھائی تھی۔ افیرہ نے تکھی نظر ماں پر ڈالی۔ اماں، تجھے پتہ بھی حلالہ ہوتا کیا ہے؟ ہاں پتہ ہے مجھے، دیکھ دین میں بڑی آسانیاں رکھی، اب ہوگی غلطی دے دی اس نے غصے سے طلاق، یہ تھوڑی نہ کہ دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ دیکھ، ایک نکاح ہی تو کرنا ہے، اگلے روز طلاق مل جائے گی، پھر نوفل سے نکاح کر سکتی ہے۔ لوگ ایسا ثواب کا کام خوش ہو کر کرتے ہیں۔ یہ پچھلے محلے میں کچھ دن پہلے بھی یوں ہی طلاق ہوئی تھی، جس آدمی نے طلاق دی اسی کے دوست نے اس کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ اس نے اور بھی آسانی والا معاملہ کیا تھا، ایک ہاتھ نکاح نامے پہ سائن کیا، دوسرے ہاتھ طلاق نامے پہ، اور پھر شوہر نے دوبارہ بیوی سے نکاح کر لیا۔ آدھے گھنٹے میں سارے معاملات طے ہو گئے تھے۔ آفتاب بیگم کی بات سن کر افیرہ چپ سی ہو گئی تھی، بہتے آنسو بھی تھم گئے تھے۔